हेलो गाइस, मेरा नाम जवाद लियाकत है और ये मेरी न्यू सीरीज़ जिसका नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसकी फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं एक रिवर्स प्रॉक्सी का डेवलपर हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो इससे पहले मैंने कोई भी वीडियो कभी रिकॉर्ड नहीं की, ना कोई भी पोस्ट किया। तो मैंने सोचा कि मैं पर्सनली तौर पे काम करता था तो मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए और पोस्ट करना चाहिए यूट्यूब में। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिवर्स प्रॉक्सी का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि रिवर्स प्रॉक्सी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे बेसिकली इस सिनेरियो के अंदर जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारे काम तरीके हो सकते हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर बात करूँ तो हम रिवर्स प्रॉक्सी की मदद से हम किसी और साइट को, जैसे एक साइट है ये freepik.com, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लोग इसको जानते होंगे। तो इस साइट को, बहुत बड़ी साइट है, इसको मैं अपने डोमेन पे ले आऊँगा बिल्कुल इसी तरह जैसे ये दिख रही है, बिल्कुल रियल होगी, वर्किंग में होगी, प्रॉपर 100% वर्किंग में होगी, हर चीज़ काम करेगी, अकाउंट भी ऐसे ही लॉगिन होगा और बस डोमेन चेंज होगा, डोमेन मेरा होगा। जैसे कि ये देखें, ये डोमेन है, जो मेरा डोमेन है freepik.bundlesq.com। अब इसके अंदर सेम वही साइट लोड हुई है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक बार आपके सामने, तो आप देखें रियल टाइम में ये चीज़ लोड हो रही है। तो अगर मैं इसमें आपको, जैसे कि हम इस साइट को थोड़ा नेविगेट करते हैं, कुछ चीज़ डाउनलोड करके देखते हैं कि जैसे सारे लिंक्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब ये देखें, कोई और चीज़ ओपन करता हूँ, जैसे वीडियो में कोई चीज़ ओपन करता हूँ, ये देखें आप, प्रॉपर रियल टाइम के अंदर ये चीज़ काम कर रही है। और ये ऐसी टेक्निक शायद आपने इससे पहले कभी ना देखी होगी। मैं किसी चीज़ को डाउनलोड करता हूँ, लेट्स से आई कैन डाउनलोड इट, ये देखें प्रॉपर डाउनलोड होके आ रही है। अगर मैं इसकी किसी प्रीमियम चीज़ को डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि एक प्रीमियम वेक्टर है, मैं डाउनलोड करता हूँ इसको, आई कैन स्टिल डाउनलोड इट। तो अब अगर आप डोमेन को छोड़ दें तो आपको लगेगा कि ये मत फ्री पिक जो असल वाली है वो है, जबकि है ही वही है, रियल फ्री पिक की है, बस डोमेन चेंज हो गया। तो अब इस चीज़ को, इस टेक्निक को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर मैं एक प्रॉपर इसी सिनेरियो के अंदर बात करूं, क्योंकि मैंने बताया इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इसको बहुत सारे तरीक़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम क्यों कर रहे हैं इसका ऐसे इस्तेमाल? अब हम इस चीज़ को अपने जो अकाउंट होते हैं, जैसे कि फ्री पिक है, इसका एक प्रीमियम अकाउंट लॉगिन हुआ है, तो इस चीज़ को शेयर करने के लिए। अब क्यों शेयर करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, जो कि स्टार्टअप जिनका होता है, और वो जैसे फ्री पिक है, इसके जो प्लान्स होते हैं वो तो हाई प्राइस होती है जिनकी, और वो लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम उस एक प्लान को लेके आगे लिमिट्स में डिवाइड करके, मतलब जैसा कि 50 डाउनलोड्स पर डे हमने दे दिया एक यूज़र को, तो इसी तरह हम डिवाइड करके आगे यूज़र्स में उस चीज़ को स्प्लिट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपने डेटा प्लान लिया अपना, किसी आपकी जो सिम है, मोबाइल सिम है, उसने अपने डेटा प्लान लिया 100 MB, तो आप हॉटस्पॉट के थ्रू उस 100 MB को अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। तो ये भी वैसी एक चीज़ है। अब सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है कि हम किसी भी साइट को ऐसे लेके अपने डोमेन में आ जाते हैं, मगर ये टास्क इंतहाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब ये चीज़ क्यों मुश्किल है, किस तरह मुश्किल है? क्योंकि हर साइट की अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, मैं आगे बात करूँगा कुछ की। तो उन सारी सिक्योरिटीज़ को हमको बाईपास करना पड़ता है, बाईपास करके हम उसको अपने डोमेन में रेंडर करते हैं। तो अब इसमें जो सर्वर होता है, हम सर्वर को एक रियल यूज़र बन के रिक्वेस्ट करते हैं, तो तब वो हमको प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि अभी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ ऐसी आ गई हैं कि जो सर्वर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं,
वो किसी भी ऐसी नॉर्मल रिक्वेस्ट जिस पर उनको डाउट होता है, शक होता है, वो उसका रिस्पॉन्स ही सेंड नहीं करते वापस, प्रॉपर रिस्पॉन्स, मतलब जिसका स्टेटस 200 होता है। हाँ, तो इसी तरह एक और सिक्योरिटी है जो बेसिकली ब्राउज़र की तरफ से होती है, जिसका नाम है कोर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग पॉलिसीज़। अब ये इसका मतलब ये होता है कि जो साइट्स होती है वो अपने रिसोर्स, जैसा कि ये साइट है, इसके अपने रिसोर्सेज हैं, ये इसके सारे रिसोर्स हैं जिसके अंदर स्क्रिप्ट्स आती हैं, इमेजेस आती हैं, एपीआईज आती है, लिंक्स आते हैं। तो वो इन चीज़ को प्रोटेक्ट कर देते हैं कि वो किसी मतलब डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अपने फ्री पिक के अलावा किसी को डोमेन पे चीज़ रेंडर ना करे। अब कुछ साइट इस चीज़ को मतलब सिक्योर करती हैं, कुछ साइट्स नहीं करती इस चीज़ को सिक्योर। अब जैसा कि इसके अंदर रेफर पॉलिसी, अब देखें एक रेफर पॉलिसी लगी हुई है, इसी तरह डोमेन की पॉलिसीज़ का क्रॉस एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन होता है, एक हेडर होता है जिससे वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आती हैं। तो अब जो डेवलपर्स आई फ्रेम के मतलब जिन्होंने डेवलप किया हुआ है HTML आई फ्रेम के अंदर उन्होंने कभी किसी और साइट का लिंक लगाया होगा तो वो रेंडर नहीं करती पॉलिसीज़ की वजह से। अगर मैं इस चीज़ को आपको लाइव दिखा पाऊँ तो आई फ्रेम W3 स्कूल के अंदर मैं आपको इस चीज़ को दिखाता हूँ। अब देखें जैसा कि एक साइट है, अब ये रेंडर कर रहा है। अभी मैं इसी के अंदर अगर लिख देता हूँ, सॉरी, href.com, इसको रेंडर करते हैं। ये देखें रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, क्योंकि डोमेन हो रहा है, उसके अंदर उसने रिफ्यूज़ कर दिया कनेक्शन क्रिएट करने से। ये देखें पॉलिसीज़ की वजह से। तो इसी तरह अगर हम फर्दर बात करें सिक्योरिटीज़ की, तो ये चीज़ आईपीज़ को या अपने लिंक्स को भी जो है ना कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा अक्सर साइट्स क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करती हैं। क्लाउडफ्लेयर बेसिकली एक मिडल वेयर है, एक मिडल वेयर की तरह एक्ट करता है एक सर्वर और एक यूज़र के बीच में, जैसा कि मेरी साइट है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, उसको देखता हूँ, तो मैं क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो मेरा सर्वर जो है वो क्लाउडफ्लेयर है। तो क्लाउडफ्लेयर बेसिकली जो साइट इस्तेमाल करती हैं वो सिक्योरिटीज़ के लिए, मतलब क्लाउडफ्लेयर डोज अटैक्स, काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं जिनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं इसके अंदर। तो डोज अटैक की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह ये जो है हेडलेस डिटेक्शंस के लिए, बोट डिटेक्शंस के लिए। अब हेडलेस का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसे बोट जिनका कोई हेड नहीं है, मतलब जिस तरह एक ब्राउज़र है ये एक हेड जिसका ये आपको यूआई पूरा दिख रहा है। इसी तरह अगर ब्राउज़र्स जो होते हैं वो विदाउट यूआई भी रन करते हैं, उनको हेडलेस ब्राउज़र्स कहा जाता है। तो उन चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। और इसी तरह जी ये बहुत सारी साइट ऐसी होती हैं, क्योंकि जैसे एक बड़ी कंपनी है इनके अंदर सिक्योरिटीज़ के अपने डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो एक कस्टम एल्गोरिदम्स क्रिएट करती हैं अपने ब्लैक यूज़र्स को पकड़ने के लिए, या फिर प्रॉक्सी करने वाले यूज़र्स को पकड़ने के लिए, और उनके अकाउंट्स को बैन करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, आईपीज़ को ब्लॉक करने के लिए कर देते हैं, वो यूज़र एजेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो अब उन चीज़ को भी आपने इस पूरे सिस्टम के अंदर समझना है, अंडरस्टैंड करना है और उस चीज़ को क्रैक करना है। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है। इसी तरह बहुत सारी साइट्स जो हैं वो टोकन्स का इस्तेमाल करती हैं अपनी एपीआईज़ में, अपने ताकि कोई और रिक्वेस्ट ना कर सके। क्लाइंट आईडीज़ का इस्तेमाल होता है, जिससे एक यूनिक आईडी, एक ब्राउज़र की एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट होती है, और एक टोकन को उसी के साथ लिंक कर दिया जाता है कि इस टोकन की यही आइडेंटिटी आई तो रिक्वेस्ट जो होगी उसको प्रॉपर रिस्पांस सेंड किया जाएगा, अदरवाइज़ रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह ऑथेंटिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑथराइजेशंस का इस्तेमाल होता है।
तो अब किसी के सिस्टम को अब जैसे कि ये सिस्टम है, इसको एक स्टडी करना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि अब देखो इसके अंदर कितनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं। अगर मैं किसी एक स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर कितना सारा कोड है। अब इस चीज़ को डिटेक्ट करना, अपने प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इतने सारे कोड में बहुत मुश्किल टास्क होता है। अब और आप इमेजिन करो कि जब आपकी अपना कोड होता है उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना मुश्किल होता है, तो जब किसी और का सिस्टम होगा जिसमें कोड भी इनक्रिप्टेड है, रीडेबल फॉर्म में नहीं है, आपको नहीं पता इसकी क्या टेक्निक इस्तेमाल की गई है, कहाँ इतने सारे कोड के अंदर कहाँ पे डिटेक्शन है सिक्योरिटी की और किस तरह की सिक्योरिटी है, तो आपने उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचना है, उसको बाईपास करना है, तो कितना मुश्किल टास्क हो। बहुत सारी साइट्स हैशिंग का इस्तेमाल करती हैं। अब हैशिंग से जैसे कि एक स्क्रिप्ट है जो कि इस सोर्स से आ रही है, तो इसको कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि ये इसी सोर्स से आएगी तो ये साइट रेंडर करेगी, अदरवाइज़ साइट रेंडर नहीं करेगी। और कुछ साइट्स जो होती हैं कंटेंट लेंथ का इस्तेमाल करती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी छोटी को पिक करूं, जैसा कि ये एक स्क्रिप्ट है, इसका एक स्पेसिफिक कंटेंट का लेंथ है, मतलब इसके अंदर कितना कंटेंट लिखा हुआ है उसकी एक लेंथ है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कैरेक्टर सेलेक्टेड। अब मैं पूरी को सेलेक्ट करता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इतना साइज़ है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अगर मैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन करता हूँ कुछ, ऐसे तो मैं किसी भी साइट के किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता जब तक मैं उसको अपने सर्वर में प्रॉक्सी ना करूँ। जब तक मैं उसको प्रॉक्सी ना करूँ, जब वो मेरे सर्वर से होके गुजरेगी, मैं उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर पाऊँगा। तो मैं अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशन करूँगा तो इसका लेंथ जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगी यहाँ से। अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो उसमें लिखा होता है कि एक स्पेसिफिक लेंथ ही रेंडर करेगी, तो जो बाकी का कोड होगा वो लोड ही नहीं होगा। तो अगर वो लोड नहीं होगा तो एरर्स क्रिएट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट्स को ब्राउज़र रिजेक्ट कर देता है, तो कंसोल लॉग में एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है स्क्रिप्ट में एरर जनरेट होगा तो सारे रेंडर करना छोड़ जाएगी। तो इसी तरह और अगर मैं बात करूँ तो आईपीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं साइट्स। अब ये एक साइट है, एक अकाउंट है जो कि लॉगिन हुआ एक आईपी पे, मेरे जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसकी आईपी पे लॉगिन है। तो अगर मैं इसी को किसी और, अगर मैं इसका डेटा जैसे कुकीज़ हो गया जो भी लॉगिन के लिए इस्तेमाल होता है, लोकल स्टोरेज हो गया या फिर इंडेक्स डीबी हो गया, उनकी वैल्यूज़ को मैं अगर किसी और सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सेम साइट में इंपोर्ट करता हूँ तो वो लॉगिन नहीं होगा, अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि वो एक आईपी पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसी तरह आईपी के बाद इसी अकाउंट को एक स्पेसिफिक ब्राउज़र पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि एक क्रोम का ब्राउज़र है, इसके अलावा मैं फायरफॉक्स के अंदर इंपोर्ट करता हूँ डेटा, तो वो उस पर भी वो लॉगिन नहीं होगा। और इनक्रिप्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है सोर्स कोड को, जिसको कभी कभार चेंज करना मुश्किल होता है। अब जैसा कि रिफ़्रेश करता हूँ तो अब देखें इसकी इनक्रिप्शन जो है, अब ये देखें कंटेंट लेंथ का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। तो अगर इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करेगी, मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखूँगा, जैसे 307 कैरेक्टर्स मैं लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, तो वो इतना ही रेंडर लोड करेगा, बाकी को छोड़ देगा, जिससे एरर क्रिएट होगा। और अगर मैं इसकी इनक्रिप्शन पे बात करूँ तो ये है कंटेंट इनकोडिंग, gzip का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह BR का इस्तेमाल किया जाता है, और भी काफ़ी इनक्रिप्शंस के एल्गोरिदम्स हैं। कभी कभार मतलब जो सिस्टम होता है वो सपोर्ट नहीं करता उसकी मॉडिफिकेशन में, उसकी डिक्रिप्शन में, फिर मॉडिफिकेशन, फिर इनक्रिप्शन। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर। तो अब आप खुद सोचें कि कितने कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर इतनी सिक्योरिटीज़ के साथ, तो मेरा जो मकसद है वो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिखाना है कि मैं किस तरह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो मुझे लगता है मुझे देख के कोई और जो डेवलपर है वो इस चीज़ को लर्न करेगा और वो अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकता है।